शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छी कंपनी का शेयर लेकर आया जो कि सरकारी क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जो मार्केट में जो गिरावट या तेज़ी का जो दौर देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मार्केट का एक उसूल है कि मार्केट जब चढ़ेगा तो गिरेगा भी सही और गिरेगा तो चढ़ेगा भी सही, ये दोनों चीज़ होती है। ये बात अलग है कि इसमें वक्त कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी बहुत शॉर्ट टाइम में रिकवरी आ जाती है। और अभी जो रिकवरी आ रही है, ये रिकवरी हो सकता है कुछ दिन बाद थम भी जाए या हो सकता है कि आगे बढ़े। मतलब क्या कि जो चीज़ जो है ना, जो टैरिफ वाला मुद्दा जो अमेरिका ने जो लगाया, उस टैरिफ का जो कि 2 अप्रैल को मतलब सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितना % टैरिफ लगेगा, क्या करेगा, वो उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ होगी। लेकिन अब क्या मार्केट में एक तरह से और चीज़ हो रही है कि जो विदेशी जो है एफआईआई, वो वापस इसके अंदर कुछ खरीदारी कर रहे हैं। तो ये उनका काम है कि विदेश से क्या कि सारे वो गोरे लोग नहीं होते जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सी अपने देश में जो कंपनियां हैं, इनकी कंपनियों के विदेश में भी मतलब कारोबार चलता है। कारोबार वहाँ पर कहने मतलब वहाँ पर भी इनके ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, उत्पादन होता है, बड़े बड़े चीज़ें बिकती है। तो वहाँ से भी क्या कि इनके लोग भी मतलब कई बार अपने कंपनी के शेयरों में खरीद बेचान करते हैं। आपने वो देखा होगा जो हिंडनबर्ग वाले रिपोर्ट में कि अडानी के जो इनके जो रिलेटिव थे सिंगापुर से अपनी कंपनी में शेयर को खरीदे और बेच रहे थे, ये एक आरोप था उनके ऊपर। तो कई व्यापारी को जो मतलब कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के विदेशों में कारोबार फैला हुआ, तो वहाँ से भी ये खरीद बेचान करते हैं। तो सारे एफआईआई मतलब वो नहीं होते कि जो अंग्रेज लोग या गोरे लोग करते होंगे। तो ये एक अलग चीज़ ये होती है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह बन गई कि यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, वो पैसा अपने स्टॉक बेच के निकालते हैं। कब ज़्यादातर जिनके पास अपना स्टॉक नहीं होता है तो वो आप क्या लोन लेते हैं। लेकिन कई बार इस तरह होता है कि जब मार्केट बहुत ऊपर हाई पर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अच्छे जो कंपनियाँ होती है वो अपने पैसा मार्केट से निकालती है। तो एफआईआई में क्या ज़्यादातर वो लोग भी, यही जरूर ध्यान रखना, कंपनी के मतलब मालिक के या उनके जुड़े रिश्तेदार या उनके पार्टनर या उनकी जो भी सहयोगी जो कंपनियां होती है जो विदेशों में होती है, हो सकता है कि उनके द्वारा पैसा निकाला जाता है। ये सब होता है। ये सब कभी ये खबरें सामने आती नहीं कि किसने पैसा निकाला, कितने क्या, बस उसको नाम दे दिया एफआईआई मतलब विदेशी क्योंकि विदेशी खातों से होता है लेना सारा। तब आपको क्या करना है कि ये जो मार्केट में जो अभी जो तेज़ी आ रही है, तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये इस तरह मार्केट में शुरू से हुआ। जब ये शेयर मार्केट बना तब भी क्या शुरुआत में आप देखोगे, इसका इतिहास खंगालोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले शेयर मार्केट के व्यापारी के द्वारा था। मतलब व्यापारी द्वारा व्यापारियों के लिए, मतलब क्या कि व्यापारी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचते थे, खरीदते थे, शेयर देते थे या पैसा लेते थे। तो एक अपना मतलब एक तरह से उनके बीच में होता था। लेकिन बाद में 90 के दशक के बाद इसमें आम आदमी की एंट्री कर दी, मतलब आम आदमी भागीदारी बढ़ा दी। अब क्या होगा कि इस मार्केट में आम आदमी का मतलब रिटेलर बहुत ज़्यादा हो गया है। जितने व्यापारी उसके ज़्यादा मतलब कई गुना के रिटेलर आ गया। अभी आपको पता होगा कि 2020 के बाद में करीब 10 करोड़ 8-10 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं। ये बात अलग है कि उसमें कितने एक्टिव नहीं है, लेकिन 8-10 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलना मतलब ये कि 8-10 करोड़ लोगों ने इस मार्केट में पैसा डाला है। और इसमें ज़्यादातर रिटेलर लोग हैं और वो लोग हैं जो नए लोग हैं, नए मतलब जो नौकरी पेशा, जिनकी नई नई नौकरी लगी है यार, नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो भी शेयर मार्केट में आ गए हैं। अब इतना पैसा जब मार्केट में फ्लो आ रहा है, इतना पैसा लग रहा है मार्केट में, तो व्यापारी के लिए वो अच्छा रहता है कि भाई अपना पैसा मतलब कुछ पैसा निकाल लो अभी, और जब मार्केट गिर जाए तब वापस खरीद लेंगे शेयर। और कुछ पैसा क्योंकि पब्लिक का पैसा लेके यहाँ पर पब्लिक फंस जाती है। रेट वो अगर महंगे रेट पे शेयर खरीदती है तो क्या होता है कि बाद में शेयर का दाम गिरने बाद उसको लगता है मैंने ठगा गया। तो इसे हर साल आप जरूर ध्यान रखें, हर साल लाखों इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं नए, और लाखों इन्वेस्टर मार्केट से गायब भी हो जाते, बाहर हो जाती है अपनी सारी पूंजी गवा कर। अब ये ज़रूर है कि आप कितने साल से मार्केट में बने हो, इस अलग है। लेकिन तो कोई भी जो नया इन्वेस्टर आता है ज़्यादातर मतलब टिकने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो पूरी चीज़ें जानकारी रखे, केवल शेयर की प्राइस में न जाए बल्कि कंपनी के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने वीडियो पर कंपनी जानकारी देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो आज जो मैं कंपनी लेकर आया हूँ ये है, इसका नाम है एनबीसीसी, नेशनल भवन निर्माण कॉरपोरेशन या एनबीसीसी, ये इसका पूरा नाम है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1960 में स्थापना हुई थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो आवास और निर्माण मंत्रालय उसके अंतर्गत कंपनी आती है। जितनी भी सरकारी क्षेत्र कंपनियां हैं उनके सबके जो मालिक होते हैं राष्ट्रपति, ये माना जाता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है देश भर में 10 से ज़्यादा ब्रांच है और पूरे देश में कारोबार है।
ये कंपनी करती क्या है कि जितनी भी जो आवासीय योजनाएं वगैरह जो सरकारी क्षेत्र में बनती आवासीय योजनाएं बनाती है, इसके अलावा बिजली घर जो वो बिजली घर बनाती है, बिजली के वहाँ जहाँ पर जितने जैसे कि थर्मल पावर है या हाइड्रो पावर है तो बिजली घर मतलब वो बनाती है। इसके अलावा कई तरह की योजनाएँ बनाती है। साथ ही साथ जो मतलब ऐसी जो बीमार इकाइयाँ होती है जो निजी क्षेत्र के वगैरह जो रियल इस्टेट की कंपनियाँ होती जो कि कह सकते हैं कि विवादग्रस्त है, यानी जो पब्लिक से पैसा ले गई या मतलब पब्लिक को नहीं दे पाते उन कंपनी को अधिग्रहण करके मतलब उनके आवास योजना का अधिग्रहण करके उनका निर्माण भी करती है और जो निवेशक उनको वहाँ तक देती है। सारे मतलब न्यू काम खास काम इनका मतलब भवन निर्माण से जुड़ा हुआ काम है और पूरे देश भर में फैला हुआ काम है। कंपनी ज़बरदस्त है। इसका मार्केट के इसका जब शेयर की प्राइस चल रही है मात्र 83 रुपये 30 पैसे इसकी प्राइस चल रही है। मैं पूरा डेटा बता देता हूँ आपको इसके अंदर। तो और इसका जो 1 साल का हायर लो देखे वो रहा है 70 रुपये का लो रहा और 139 रुपये का हाई रहा है। इसका लाइफ टाइम का देखेंगे जाए तो 3 रुपये 25 पैसे का लो रहा है और हाई रहा है 139 रुपये का। स्टॉक पी इसका है 37.27 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू शेयर की 8 रुपये 24 पैसे है। तब भी कह सकते हैं कि आपको बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर 10 गुना महंगा मिल रहा है। ये जरूर ध्यान रखना, 10 गुना महंगा थोड़ा ज़्यादा ही होता है कि 2-3 गुना महंगा फिर भी चल जाता है। ये कंपनी 2012 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब इसकी प्राइस रखी थी 106 रुपये जब ये लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। पर अभी शेयर का स्प्लिट हो चुका है और अभी इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये हो चुकी है 10 रुपये से। तो अभी क्या है कि स्प्लिट होने के बाद एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। तो अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना शेयर मतलब प्राइस कितने गुना बढ़ गई है। लाभांश कंपनी का 0.75 का है। कंपनी एक पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है, कर्ज नहीं है। EPS इसका 2.23 का है और ROE इसका है 18.4 का। ROC इसका है 32 का इसका ROC है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 61.25% होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। FIS के पास होल्डिंग यहाँ पर 4.16% की होल्डिंग मतलब 4.25% की होल्डिंग FIS के पास है। DIS के पास है करीब 9% के आसपास होल्डिंग है। DIS मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं उनकी वो इसके अंदर करीब 9% के आसपास है। और पब्लिक के पास है 22.88% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो होल्डिंग बढ़िया है यहाँ पर सब। और अदर 20 में है करीब 2.27% के अदर है। तो अदर भी पब्लिक में तो कह सकते हैं 24% के आसपास है, 24-25%। ये लिस्ट हुआ था 2012 में लिस्ट हुआ था। अब मैंने अभी आपसे बताया था कि ये शेयर स्प्लिट हो चुका और कंपनी बोनस भी दे चुकी है। डिविडेंड कंपनी देती है, हर साल देती है, लेकिन वो भी 50 पैसे 60 पैसे 70 पैसे ऐसे डिविडेंड देती, बड़ा नहीं देती है। तो इस कंपनी में क्या 2 बार मतलब क्या कंपनी ने बोनस दिया हुआ। हर 2017 में दिया था 1 शेयर पर मतलब 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया था और 2024 में भी 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया है। और ये शेयर क्या है स्प्लिट हो चुका है जो कि फेस वैल्यू 10 रुपये से लेकर 1 रुपये का, यानी 1 शेयर के 10 शेयर बन गए। अब आप कैलकुलेट करना कि जिसके भी पास IPO में 1 शेयर आया होगा तो 1 शेयर के 10 शेयर बन गए और हर 10 शेयर पर 5 शेयर का इन्होंने बोनस दिया है। मतलब 2 पर 1 तो आप हर 10 शेयर पे 5 शेयर का बोनस दिया है तो कितने हो गए 15। बाद में हर 2 शेयर पे 1 शेयर का फिर वापस बोनस दे दिया, यानी कि 7 शेयर और बोनस के मिल गए। तो इस तरह कह सकते हैं कि करीब 21-22 शेयर बन चुके। जिसको भी IPO में 1 शेयर मिला होगा ना उसके 21 शेयर बन चुके हैं। और 21 से अगर अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 83 रुपये रेट है तो आप ये मान के चलिए कि ये शेयर के 1700 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस बैठती, यानी कि जो शेयर अभी आप खरीद रहे हैं ना 83 रुपये में 83 रुपये नहीं खरीदे, 1700 रुपये में आसपास खरीद रहे इस शेयर को। ये जरूर ध्यान रखें, कैलकुलेट इस तरह करना चाहिए कि पता लगे कि हमें ये कंपनी में कब किस तरह की घटनाएँ घटी है। हम यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखते हैं जो कि 10 साल और 5 साल की। तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ रहेगी 10% की रही, 5 साल में 1% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 7% का रहा 10 साल में, 5 साल में 7% का। CAGR 7% का रहा 10 साल में, 5 साल में 51% का। लाभांश गए 19% का रहा है 10 साल में और 17% रहा है 5 साल में। ओके, तो ये क्या कि कई इनके पास काम अभी हाथ में है, बड़े बड़े काम इनके पास है। कंपनी बढ़िया है। अगर यहाँ देखा जाए रेवेन्यू की बात करते हैं इसकी, तो रेवेन्यू में क्या है कि 2021, 22, 23 और 24 4 साल का हम अगर रेवेन्यू देखते हैं तो इनको 2021 में 6,953 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था सारे खर्चे अगर काट कुटाकर। 2022 में 8,876 करोड़ का रेवेन्यू आया, 238 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। और 2023 में 8,876 करोड़ का रेवेन्यू आया, 278 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और 2024 में ज़बरदस्त रेवेन्यू आया जो कि
5 डिजिट तक पहुंचा था 10,433 करोड़। और प्रॉफिट भी देखा जाए तो ज़बरदस्त रहा, 414 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। मतलब प्रॉफिट भी डबल हो गया, 21 से लेकर 24 तक में प्रॉफिट डबल हुआ, तो इनका जो रेवेन्यू भी डबल के आसपास हो गया है। क्वार्टरली अगर हम देखते हैं तो मार्च 2024 में इनको आया था 4,024 करोड़ का रेवेन्यू आया, 141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जून 2024 में इनको 2144 करोड़ का रेवेन्यू आया, 107 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में 2,460 करोड़ का रेवेन्यू आया और 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2024 में 2,827 करोड़ का रेवेन्यू आया और 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंपनी सालाना दर पे कमा रही है और क्वार्टरली दर पर कंपनी कमा रही है। लेकिन कंपनी का डिविडेंड बहुत छोटा देती है, मात्र 50-60 पैसे का डिविडेंड दे रही है। सबसे बड़ा नेगेटिव है। बोनस अगर ओवरऑल हम इस कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है NBCC, ये कंपनी कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां हैं उसमें से एक कंपनी और ये अच्छी कंपनियों की गिनती में आती है। एक बात और बता देता हूँ, सरकार जो 2021 में निजीकरण का प्रस्ताव लाई थी उसमें ये कंपनी भी शामिल थी, जो कि 12-15 कंपनी सरकार निजीकरण कर, उसमें एक कंपनी शामिल थी। लेकिन बाद में सरकार ने अपना इस फैसला टाल दिया कि निजीकरण नहीं करेंगे। अगर निजीकरण हो जाता तो ये कंपनी हो सकता है यहाँ पर कुछ प्राइवेट हाथों में चले जाती, लेकिन अब सरकार ने खुद ही इसमें फैसला मतलब पैसा डालने का फैसला कर लिया कि वही पैसा डालेंगी सरकार। तो अभी सरकार के हाथ में और निजीकरण जैसी अभी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि निजीकरण हो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी इसमें किसी भी मतलब सरकार ने अब निजीकरण का वो मुद्दा ही मतलब अलग हटा दिया। अब सरकार खुद ही संभालने के लायक है, सरकार की स्थिति अच्छी है, तो सरकार खुद ही इस कंपनी को चला रही है और सरकार के लिए कह सकते हैं कि प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि ये मर्जी आपकी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र कंपनियां थोड़ी धीरे चलती है और क्या कि सरकारें बदलती है ये, तो उसका इफेक्ट कंपनी पर पड़ता है, चुनाव का ऊपर पड़ता है, बजट की घोषणाओं का असर पड़ता है इनके ऊपर। तो वो तो ये सब कुछ ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।